आज मुगल वंश का मैं 8वां पार्ट बताने जा रहा हूं और यह जितना भी मुगल वंश का पिछला 7 पार्ट पढ़ाया हूं उसका यह सारांश है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही ज़रूरी होगा। इसलिए सभी बच्चे इस पार्ट को, इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। देखिए, हम इसके बाद कल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी 7 से 8 पार्ट पढ़ाएंगे। जो भी मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैथ या साइंस जो भी पढ़ाऊँगा, संडे को मैं साइंस देता ही हूँ, तो एक क्रमबद्ध होगा, एक सिलसिला में होगा, एक सीरीज में होगा। और अगर बच्चे ध्यान से पढ़ें, 20-25 मिनट थोड़ा सा नोट्स बना के पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और आप अगर इसी तरह मुझे हौसला देते रहें तो मैं भी और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास शुरू करता हूँ। मुगल वंश के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले मुगल वंश का मैं बताने जा रहा हूँ भूमि का प्रकार। भूमि का प्रकार, मुगल वंश में भूमि 4 प्रकार के होते थे। एक होता था पोलज, दूसरा होता था पर्ती। भूमि का दूसरा प्रकार पर्ती होता था, पर्ती। तीसरा प्रकार होता था चाचर और चौथा प्रकार होता था बंजर। पोलज उस भूमि को कहते थे जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, और यह भूमि वैसी भूमि होती थी जिसकी उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती थी। वैसे भूमि को कहते थे पोलज। वैसे भूमि जो 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, अल्टरनेटिव, क्योंकि 1 साल छोड़ने के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति फिर से क्या हो जाती थी, वापस हो जाती थी लगातार, क्योंकि खेती करने से उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो जिस भूमि को 1 साल के लिए बीच में छोड़ दिया जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, वैसे भूमि के प्रकार को क्या कहते थे, पर्ते। वैसे भूमि चाचर से याद रखना, जो 4 साल के लिए पर्ती छोड़ दिया जाता था उसे कहते थे हम लोग चाचर। और वैसी भूमि जो कृषि योग्य थी नहीं, जिसमें उर्वरा शक्ति थी नहीं, जिसमें उपज नहीं हो सकता था, बिल्कुल परीत रहता था, तो ऐसे खेती को हम लोग कौन खेती कहते थे, बंजर खेती कहते थे। तो अभी आप समझ गए भूमि के कितने प्रकार होते थे। अब मुगल काल में कृषक कितने प्रकार के होते थे, कृषक कितने प्रकार के होते थे, कितने प्रकार के होते थे। तो जो भी कृषक होते थे उन कृषकों को 3 प्रकार में बांटा गया है, मैं करने जा रहा हूँ। पहला जो कृषक होता था उसको कहा जाता था खुदा कास्त, खुदा कास्त कहा जाता था। दूसरे जो होते थे उनको पाही कास्त कहा जाता था, पाही कास्त कहा जाता था। और तीसरा जो होता था उसको मुजारियन कहा जाता था। आप बहुत स्पष्ट रूप से मुजारियन को बटाईदार, आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको बटाईदार से समझ सकते हैं। खुदा कास्त वैसे कृषक को कहते थे, वैसे किसान को कहते थे जो अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, खुदा कास्त। पाही कास्त हम वैसे कृषकों को कहते थे। सबसे पकड़ना, आज भी बोलते हैं ना कि कोई खेती पाही में है, तो पाही मतलब जो दूसरे के गांव में जाकर खेती करते थे उनको कौन कास्त कहा जाता था, पाही कास्त कहा जाता था। और बटाईदार उसको कहते थे जो खुदा कास्त के भूमि पर बटाई लेकर, है ना, पट्टे पर लेकर खेती करते थे, वैसे को हम मुजारियन कहते थे, और ऐसे को क्या कहते थे हम लोग, बटाईदार कहते थे। हो गया है, कन्फर्म है। अब भूमि पर लगान कितने तरह के लिए जाते थे, भूमि पर लगान कितने तरह के लिए जाते थे। मुगल काल में भूमि पर लगानों के प्रकार क्या थे। तो सबसे पहले जो था लगानों का प्रकार वह था जब्ती प्रणाली। कौन प्रणाली था, जब्ती प्रणाली था। दूसरा जो भूमि का प्रकार था उसे हम लोग कहते थे नक्श। क्या कहते थे, नक्श कहते थे, नक्श कहते थे। क्या कहते थे, नक्श। दूसरा गला बख्शी, सीखिएगा लगातार, गला बख्शी, गला बख्शी। और तीसरा जो था उसको क्या भी नाम बोले थे, नक्श। तीसरा को क्या बोलते थे, नक्श। तो भूमि पर लगान जो लिया जाता था, लगान के 3 प्रकार होते थे। जब्ती प्रणाली, आप लोगों को याद है ना कि जब्ती प्रणाली का शुरुआत करने वाला शासक कौन था, अकबर। और उसके दरबार में रहता था कौन, टोडरमल। ऐसे जब्ती प्रणाली की शुरुआत
शेरशाह ने ही कर दिया था, लेकिन मूल रूप से यह लागू हुआ किसके समय में? जब्ती प्रणाली के समय में। तो जब्ती प्रणाली वैसी प्रणाली होती थी, ऐसे जानते हो भूमि नापने की जो प्रणाली है वो जब्ती प्रणाली है। और अकबर ने एक और नई प्रणाली बताया था, नोट कर लेना, मार्क दिस पॉइंट कर लेना। और वह चलाया था, भूमि नापने की एक प्रणाली चलाया था जिसका नाम था गजे कौन चीज़ इलाही, गजे इलाही। अकबर द्वारा भूमि पैमाइश की एक प्रणाली थी। तो लगान पैमाइश की प्रणाली में जब्ती प्रणाली वैसी प्रणाली को कहा जाता था जिसमें खेत में जो फसल होती थी उस फसल के आधार पर या भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर एक लगान तय कर दिया जाता था और नगद के रूप में लिया जाता था। ऐसी प्रणाली को कौन प्रणाली कहते थे? जब्ती प्रणाली। गला बख्शिश प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें भूमि में खड़े फसलों पर लगान तय कर लिया जाता था और उपज का हिस्सा, उपज का कुछ भाग लगान के रूप में क्या कर लिया जाता था? वसूल कर लिया जाता था। तो इसे हम लोग कौन बख्शिश कहते थे? गला बख्शिश कहते थे। नक्श वैसी भूमि को कहा जाता था कि जिसमें खड़ी फसल, जो खेतों में खड़ी फसल होती थी उस फसल पर ही उपज का लगान का मात्रा तय कर लिया जाता था, खड़ी फसल के आधार पर कि कितना इसमें फसल होगा। लेकिन उस समय लगान नहीं लिया जाता था। जब फसल कटती थी तो जो लगान तय कर लिया जाता था वो फसल कटने पर लगान के रूप में क्या कर लिया जाता था? वसूल कर लिया जाता था। तो ऐसी प्रणाली को हम लोग कौन प्रणाली कहते थे? नक्श। तो 3 प्रणालियाँ थी, जब्ती प्रणाली, गला बख्शी प्रणाली और एक प्रणाली का नाम का मैं बता रहा हूँ, नक्श। देखो, अगर मुगल काल में कहे कि सर टैक्स कितने प्रकार के होते थे, कर कितने प्रकार के होते थे, तो मुगल काल में टैक्स जो प्रकार थे, सबसे पहला जो टैक्स होता था वो लिया जाता था, टैक्स मतलब होता है कर, जजिया कर, ठीक है, जकात, ठीक है, खैराज, कौन लिखा रहा हूँ? खैराज। मैं लिखा रहा हूँ उस्र, उस्र, ठीक है, और एक और कर लिखा रहा हूँ जिसे मैं लिख रहा हूँ खम्स। करों के मूलतः 5 प्रकार होते थे। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। जकात जो होता था वह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। कन्फर्म हो रहा है? खैराज जो होता था वह हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का, किस प्रकार का कर होता था? भूमि कर होता था। जजिया और जकात धार्मिक कर था। किस प्रकार के कर थे? धार्मिक टैक्स थे, है ना, रिलीजियस टैक्स थे। खैराज जो भूमि कर था वह हिंदुओं से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? हिंदुओं से वसूला जाता था। उस्र जो था वह एक प्रकार का भूमि कर था। देखो याद रखना, ये धार्मिक कर है, दोनों प्रकार का ये धार्मिक कर है, याद रखना बहुत ही आसान है बच्चों। एक हिंदू से तो दूसरा मुसलमान से। खैराज अस्र भी भूमि कर था, एक हिंदुओं से तो दूसरा किससे? मुसलमान से। और खम्स जो टैक्स का होता था वह लूट का धन होता था। जब दूसरे राज्य में चढ़ाई किया जाता था तो सैनिक जो धन लूट कर लाते थे उसमें जो राजा को टैक्स बनता था उसको क्या कहा जाता था? हम लोग क्या कहते थे? खम्स कहते थे। ऐसे मुगल काल में एक प्रणाली और है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। वैसी भूमि को हम खालसा भूमि कहते हैं। और खालसा भूमि वैसे भूमि को कहते थे जिस भूमि का कोई हकदार नहीं हो, जो कोई वारिस नहीं हो, ठीक है, वैसी भूमि को हम लोग, वैसी भूमि को राजा, ऐसे भी मुगल काल में सारी भूमि राजा की होती थी, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। तो वैसी भूमि जिस पर राजा अपना अधिकार कर लेता था, जिसका कोई वारिस नहीं होता था, तो वैसी भूमि को हम लोग कौन भूमि कहते थे? खालसा भूमि। और खालसा भूमि में जो भी टैक्स होता था वह सीधे राजकोष में क्या कर दिया जाता था? जमा कर दिया जाता था। हो गया है? कन्फर्म हो गए हो? अब मुगल काल के मैं कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन करना चाहूँगा, ध्यान से सुनना तुम लोग। मुगल काल के कुछ प्रमुख जो प्रशासनिक, मैं सबसे मुख्य अधिकारी का लिख रहा हूँ, मनसबदार। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था अकबर ने और आज के आलोक में इसको हम जागीरदार कह सकते हैं। कौन प्रथा कह सकते हैं? जागीरदार प्रथा कह सकते हैं, या इस प्रथा को ठेकेदारी प्रथा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो भारत में बहुत दिन तक जमींदारी प्रथा चली थी,
इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? अकबर था। मनसबदार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को निश्चित मनसब दे दिया जाता था, जागीर दे दिया जाता था, गांव दे दिया जाता था, और उससे जो उसकी आय होती थी उसमें अब आय का कुछ हिस्सा खुद रखता था और कुछ हिस्सा किसको दे देता था? राजा को दे देता था। तो अकबर ने जैसे मनसबदारों का था, जैसे 5,000 का मनसबदार है ना, 10,000 का मनसबदार, तो जिसके पास जितनी जागीर होती थी उनके, जैसे किसी को 5,000 गाँव में दे दिया तो उसको कहते थे 5,000 ही, 10,000 दे दिया तो उसको कहते थे 10,000 ही। तो मनसबदारी प्रथा और 10 साला प्रथा दोनों है किसके हैं? देन है अकबर का देन रहा है। कन्फर्म हो गया है? अब देखो, जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में 2 नई चीज लाया था। जहांगीर थोड़ा सा चेंज किया था, याद रखिएगा। एक प्रणाली का नाम था 2 अप्पा। कौन था? 2 अप्पा प्रणाली। और एक प्रणाली का नाम था सिंह अप्पा प्रणाली। 2 अप्पा प्रणाली हम वैसी प्रणाली को कहते थे जिसमें किसी जागीरदार को, मनसबदार को जितने सवार होते थे, सैनिक होते थे, उससे दुगना घोड़ा रखना पड़ता था, ठीक है। और सिंह अप्पा जो होता था उसके पास जितने सैनिक होते थे, इसमें याद रखना कि कितना घोड़ा रखना पड़ता था, आरोह कितना रखना पड़ता था? घोड़ा दुगना। और सिंह अप्पा में जितने सैनिक होते थे उससे कितना गुना रखना पड़ता था? 3 गुना। शेरशाह ने मासिक मनसबदारी लागू कर दिया था, यानी महीना में जो भी आता था उसके अनुसार वो टैक्स को क्या कर लेता था? वसूल कर लेता था। भारत में जो सबसे पहले टका समझते हो, 1 टका 2 टका, यह चलाने वाला व्यक्ति का नाम शाहजहां ही था। कौन जहां था? शाहजहां था। चलिए दूसरी अधिकारी के बारे में। ऐसे मुगल काल में जो सर्वोच्च पद होता था वह राजा का पद होता था, वो बादशाह का पद होता था। मुगल काल में जो राजा के बाद जो दूसरा पद होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? वकील। क्या कहा जाता था? वकील। आज के समय में इसकी तुलना हम कौन मंत्री से कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से। तो वकील दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था, ठीक है। इसके बाद एक होता था दीवान। क्या होता था? दीवान, या इसको हम लोग वजीर कहते हैं। दीवान या क्या कहते हैं? वजीर कहते हैं। तो आज वजीर आलम बोला जाता है प्रधानमंत्री को। दीवान और वजीर जो होता था वो वित्त मंत्रालय का प्रधान होता था। किस मंत्रालय का? आज में इसकी तुलना हम किस मंत्रालय से कर सकते हैं? वित्त मंत्रालय से। जैसे जो वित्त मंत्री था ना, अकबर के समय में पढ़ाए हैं पहले पाठ में कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, तो उसको कहते थे दीवान, है ना। मीर बख्शी जो होता था, मीर बख्शी, मैं मीर बख्शी लिख रहा हूँ। मीर बख्शी को सेना का प्रधान सेनापति होता था। सेना का कौन पति होता था? प्रधान क्या होता था? सेनापति होता था। वो कौन नाम से जाना जाता है? मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। एक पद होता था सद्र उद सुदूर। सद्र उद सुदूर, सद्र उद सुदूर होता था ना, वो धार्मिक मामलों का या दान विभाग मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी पूछे तो आप किसका नाम रखिएगा? सुद्र उद किसका रखिएगा? सुदूर का रखिएगा। इसके बाद एक और अधिकारी था जिसका नाम था, ध्यान देते जाना, मुहतसिब। कुछ अधिकारी जो चर्चित थे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा पूछते रहता है। मुहतसिब था। मुहतसिब एक नया पद था जिसका स्पेशलाइज इस पद का शुरुआत किया था, इस पद को बहाल किया था किसने? औरंगजेब ने। यह लोगों के आचरण पर हमेशा ध्यान रखता था। सैनिकों का आचरण कैसा है, लोगों का आचरण कैसा है, तो लोगों के आचरण पर हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तो लोगों के कैरेक्टर पर ध्यान हमेशा रखने वाला आदमी या उस पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी का नाम क्या था? मुहतसिब था, जिसका नियुक्ति किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। कितने? औरंगजेब खुद भी बोले हैं ना कि पक्का मुसलमान था या 5 वक्त का नमाजी था। ऐसे औरंगजेब जानते हो, औरंगजेब को एक क्लास में बोले हैं कि जो औरंगजेब के बारे में जो बताई जाती है वास्तविकता उससे बहुत परे है। अगर हम इतिहास को बहुत गहराई से अध्ययन करें तो हमको औरंगजेब में उसके अवगुणों के अलावा कुछ ऐसे गुण भी मिलेंगे जो हमें आश्चर्य में डाल देगा। तो औरंगजेब बहुत उच्च, उसने संगीत पर रोक लगा दिया था, गाना बजाना पर क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था। तो ऐसा कोई मुगल काल में नहीं था। तो एक अधिकारी था जो कैरेक्टर को हमेशा क्या करते रहता था? देखते रहता था, ठीक है। इसके जैसे बहुत से अधिकारी हैं, जैसे बाकिया नवीस था। कौन नवीस? बाकिया नवीस मैं लिख रहा हूँ। बाकिया नवीस 2 एक साथ लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ खुफिया नवीस। खुफिया नवीस दोनों याद रखना, दोनों गुप्तचर विभाग से संबंध। बाकिया नवीस
पत्राचार का अधिकारी होता था और बहुत गुप्त पत्रों को राजा तक पहुंचाता था। तो दोनों गुप्तचर विभाग थे, वाक्यान्न पत्र से था, और खुफिया जो होता था, कई महत्वपूर्ण जो गुप्त सूचनाएं होती थी उसको कहाँ तक पहुंचाता था, राजा तक पहुंचाता था। एक और पद होता था जिसे हम लोग कौन नाम से जानते हैं, मीर बहरी नाम से जानते हैं। तो ये जल सेना का क्या होता था, जल सेना का ही क्या होता था, प्रधान होता था। तो वाक़या नसीब, खुफिया नसीब, ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो याद रखिएगा आप लोग। देखो औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब के बारे में इतिहास लिखता है कि वो भारत को दारुल उल हर्ब बोलता था। भारत को क्या बोलता था, दारुल उल हर्ब, दारुल उल हर्ब बोलता था या दारुल हर्ब बोलता था। दारुल हर्ब का मतलब होता है कि औरंगजेब कहता था कि भारत काफिरों का देश है। भारत कैसा है, जो इस्लाम विरोधी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काफिर कहते हैं। तो कहता था कि भारत किसका देश है, काफिरों का देश है। औरंगजेब हमेशा चाहता था कि भारत को एक ऐसा देश बनाए, दारुल इस्लाम देश बनाए, दारुल इस्लाम देश बनाए, यानी हम मुस्लिमों का देश बनाए, मुसलमानों का देश बनाए, ऐसा वो सोचता था। आज के क्लास के बाद कल से मैं संविधान का पठन चालू करूँगा। जय हिंद।